बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल प्रशासन मामले की जांच कर रही है। मौत के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आखिर किस वजह से मौत हुई, ये जानकारी जुटाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से होगी। प्रशासन फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। मुरार थाना के अंसारी गांव की घटना बताई जा रही है। तो बक्सर से ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 5 संदिग्ध मौत जो है वो सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पराज जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। पुष्पराज, क्या अपडेट है? कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिर मौत किस वजह से हुई है? मौत की वजह क्या हो सकती है, इसको लेकर के बक्सर जिला प्रशासन की टीम डुमरांव अनुमंडल के अंसारी गांव पहुंची हुई है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये सूचना आई कि तकरीबन 7-8 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ी है, जिसमें मौत हुई है और कुछ लोग इसमें जख्मी हैं। आनंद फानन में सभी जख्मी जो हैं 3-4 की संख्या में बताए जा रहे हैं। उन लोगों को बक्सर सदर अस्पताल लाया गया है, यहाँ इनका इलाज फिलहाल चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुष्पराज। और इस वक्त की बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां नक्सलियों ने बम ब्लास्ट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। धनबाद गया रेलखंड के चिचाकी के पास ये ब्लास्ट किया गया। हालांकि किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ये घटना देर रात करीब 1:30 बजे की है। नक्सलियों के ब्लास्ट के बाद रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन करीब 6 घंटे तक बाधित रहा। पिछले 1 सप्ताह में नक्सलियों ने 4 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। दरअसल नक्सली नेता प्रशांत भूषण की गिरफ्तारी के खिलाफ भाकपा माओवादी 21 जनवरी से 27 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। प्रतिरोध दिवस का आज आखिरी दिन है। इस ब्लास्टिंग की घटना के बाद ट्रेन के परिचालन में बदलाव किए गए हैं। वहीं एक ट्रेन धनबाद देहरी ऑन सोन एक्सप्रेस की यात्रा रद्द कर दी गई है। 7 बजे से हम लोग अलर्ट पोजीशन में थे। समय करीब 12:30 बजे जो हमारा गैंगमैन है उसने रिपोर्ट करा कि यहाँ पे बहुत तेज धमाका सुनने में आया है। तत्काल सारी ट्रेनों को रुकवाया गया और उसके बाद उनके द्वारा ट्रैक सर्च किया गया। तो यहाँ पर आने के बाद जो 334 नंबर किलोमीटर है, इस पे एक्सप्लोजन हुआ है और ब्लास्ट हुआ था, और जिससे कि जो अप डायरेक्शन की ट्रैक है वो डिस्टर्ब हुई थी। उनके स्लीपर्स दाएं बाएं हो गए थे, कुछ पेंडल क्लिप्स भी खुल गए थे, तो ट्रैक अनसेफ हो गया था। बाद में यह भी पता चला कि यहाँ पे नक्सलियों ने एम्बुश लगा रखा था। तो पुलिस को सूचना दी गई और सीआरपी और सब लोग इधर ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसके बाद में एहतियात बरतते हुए फिर इस जगह पे तमाम कार्रवाई हुई है और फिर ट्रेनों को चलाया गया 6:30 बजे सुबह से। सर, कितनी देरी रेल यातायात जो है वो बाधित रही? रेल यातायात 12:30 बजे से लेकर करके सुबह 6:30 बजे तक 6 घंटे बाधित रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एजाज अहमद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है अभी? क्या अब ट्रेनों के रूट को तो बदलाव किया गया, लेकिन क्या जो रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया है उसे दुरुस्त कर लिया गया है? कब तक परिचालन शुरू होने की बात सामने आ रही है? जी, जो आरपीएफ सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने ये साफ कहा है कि जो रेलवे परिचालन है वो सुचारू रूप से चालू 6 बजे से ही कर दिया गया है, लेकिन रात 1:30 बजे के बाद से 6 बजे तक परिचालन बाधित रही है। उसमें कई ट्रेनों की जो ट्रेनें हैं वो रद्द की गई है, लेकिन अभी सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। और रेलवे ट्रैक जो ब्लास्ट करके जिसे क्षतिग्रस्त किया गया था उसे रिपेयरिंग भी कर लिया गया है ऑलमोस्ट, और इस पर अभी भी काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एजाज। लखीसराय के महुलिया गांव से नक्सलियों ने पिता पुत्र को अगवा कर लिया है। 25 जनवरी की देर रात इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया। हालांकि नक्सलियों ने कुछ दूर ले जाने के बाद पिता को रिहा कर दिया, लेकिन बेटे को लेकर चले गए। पीड़ित रामजी यादव के मुताबिक करीब 25 से 30 की संख्या में आए नक्सली हथियारों से लैस थे। रामजी के बड़े बेटे धर्मवीर यादव को लेकर अपने साथ चले गए। इस दौरान नक्सलियों ने फायरिंग भी की। पुलिस की टीम धर्मवीर का सुराग तलाशने में जुटी है। बताया जा रहा है कि इस दस्ते में महिला नक्सली भी शामिल थी। इस वक्त हम मौजूद हैं नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र के महुलिया गांव हैं। इसी गांव में बीते देर रात 25 के संख्या में आए नक्सलियों ने
पिता पुत्र को अगवा किया था। हालांकि यहाँ से कुछ दूर जाने पे पिता रामजी यादव को नक्सलियों ने रिहा कर दिया, लेकिन इनके बड़े पुत्र को अपने साथ ले गए हैं, जिसके बाद से आप देख सकते हैं गांव में दहशत का माहौल है। लोग काफ़ी डरे सहमे हैं, परिजन भी काफ़ी डरे सहमे हैं, किसी भी अनहोनी घटना से सहमे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे खुद चानन थाना अध्यक्ष भी पहुँचे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस मौजूद है और लगातार इन पहाड़ी इलाकों में जो है अपहृत की खोज में पुलिस जुटी है और यह दावा भी किया जा रहा है कि जल्द उसको रिहा कर लिया जाएगा। हम बात भी करना चाहेंगे। क्या है किस तरह से आप लोग मतलब लग रहा है, कितना इंतजार है बच्चों पर? तो बच्चा तो इंतजार नहीं है तो इतना हम लोग कैसे इतना अच्छी है। कल देर रात में आए थे काफ़ी संख्या में नक्सली। हाँ वही करीब 9:45 बजे है। 9 बजे 9:45। आपको भी ले गए थे? आपको लौटा दिया उन लोगों ने? जी। फायरिंग भी किया था क्या? 2 फायरिंग किया था। क्या नाम था आपके पुत्र का? धर्मवीर कुमार। अपने बेटे के इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द, और जिला प्रशासन से पुलिस प्रशासन से यह मांग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नक्सलियों के चंगुल से इनके बेटे को रिहा करवाया जाए। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, खान सर सहित कई कोचिंग संचालकों पर एफआईआर किया गया है। बड़ी खबर पटना से, जहां खान सर सहित कई कोचिंग संचालकों पर एफआईआर किया गया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर तोड़फोड़ मामले में एफआईआर की गई है। रेलवे के अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप है। पटना के पत्रकार नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर किया गया है। मुजफ्फरपुर आंख कांड को करीब 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों को अभी भी न्याय का इंतजार है। आंख अस्पताल में 65 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें से करीब 17 लोगों की आंख पूरी तरह से खराब हो गई। 27 लोगों के ऊपर एफआईआर है, लेकिन किसी का कभी गिरफ्तारी नहीं हुआ और सर्च भी नहीं किया जा रहा है। अगर दूसरा केस होता तो अब तक जब्ती कुर्की वारंट निकल गया होता, तो उन सबों को गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। हम लोग इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से मिलकर स्मारक पत्र दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री से दिए हैं, परंतु उन लोगों की तरफ से पटना में केवल आश्वासन दिया गया कि हम मुआवजा देंगे। अभी तक किसी तरह का सर्कुलर निकालकर प्रशासनिक स्तर पर उसको क्रियान्वयन करने का कोई भी काम नहीं किया गया है। 2 महीने पहले यानी 22 अक्टूबर को इसी आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 64 लोगों को का ऑपरेशन हुआ था और संक्रमण का मामला सामने आया था। 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस आई हॉस्पिटल के मरीजों का क्या हुआ, आई हॉस्पिटल के आरोपियों का क्या हुआ, यही हम आपको बताने आए हैं। देखेंगे आप, ये वही आई हॉस्पिटल है जहां पर 2 महीना पहले ऑपरेशन हुआ था। इसमें 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर, जो कि सीएस की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके तरफ से, उसके बाद जो एफआईआर हुआ था, इसमें कई आरोपी बनाए गए थे। प्रबंधन पर भी सवाल उठने लगा था और इस मामले को लेकर अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। याचिका हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब तक इस पर सिर्फ दिखाने के लिए एसएसपी पहुंचे या फिर सिविल सर्जन पहुंचे, जब हाईकोर्ट की तरफ से इस पर सवाल उठाया गया। वहीं यह मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। तो अब जो यह बड़ा सवाल है कि आखिर 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत गए, तो अब तक प्रशासन ने क्या कुछ किया, अब तक सरकार ने क्या कुछ किया, अब तक मरीजों के साथ क्या हुआ। यही आई हॉस्पिटल है जहां के 17 मरीजों का आंख निकाल दिया गया था। उन मरीजों की हालत अभी भी दयनीय है। पत्थर की आंख लगाए जाने की बात कही जा रही है, जबकि मरीज जो हैं वह कहते हैं कि उन्हें आंख के बदले आंख चाहिए। उन मरीजों को कोई पूछने वाला नहीं है। उन्हें ना तो अब तक मुआवजा मिला है और न ही इसको लेकर सरकार कुछ कर पा रही है।
इस जब आई हॉस्पिटल के मामले पर सवाल उठा था, तो जब जांच हुई थी तो उसमें एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था कि जो ओटी है उसमें संक्रमण मिला था, 2 जीवाणु पाए गए थे, उसी जीवाणु की वजह से संक्रमण हुआ था और उस संक्रमण के बाद कई दर्जन लोग जो हैं वह संक्रमित हुए थे। कई दिनों तक जो ऑपरेशन यहां पर चला था उसमें भी कई लोग संक्रमित पाए गए थे, लेकिन स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि कई लोगों को कई लोगों का आंख निकालना पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस आई हॉस्पिटल के पीड़ित मरीजों को की फरियाद सरकार कब सुनेगी, उन्हें मुआवजा कब मिलेगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बात बढ़ते ठंड की। पटना वासियों को फिलहाल ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। भले ही पटना में धूप खिली है मगर तापमान काफी कम है। तापमान की बात करें तो पटना और आसपास के जिलों का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं सर्द हवा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पूरी खबर पटना बेली रोड से बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। मौसम के मिजाज में फिलहाल कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। बात अगर करें तो अभी भी पटना समेत पूरे बिहार में मौसम का तापमान में कोई वृद्धि नहीं हुई है। लगातार जो न्यूनतम तापमान है वो निचले स्तर पे है। आज की अगर बात करें तो पटना का तापमान जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो मापा जा रहा है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, अधिकतम तापमान जो है वो 16 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अभी आगे कुछ दिनों तक जो है वो मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है और जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 25, 26, 27, 28 से लेकर के 30 जनवरी तक रेड अलर्ट जारी रहेगा। उत्तर बिहार समेत पूरे बिहार के तापमान में और गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। जो जानकारी दी गई है मौसम विभाग के जानकारों की तरफ से, उसके मुताबिक न्यूनतम तापमान जो है वो गया का जो है वो 3 डिग्री के आसपास आएगा। पटना की अगर बात करें तो 6 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान आएगा। और इस तरह से कह सकते हैं तो फिलहाल पटना वासियों को, बिहार वासियों को जो है वो मौसम के मिजाज में परिवर्तन महसूस नहीं कर सकते हैं। कड़कड़ाती ठंड का जो है सामना लोगों को अब भी करना पड़ेगा और इस कारण से जो लोग हैं उनसे मौसम विभाग के जानकार, डॉक्टर सभी ने अपील किया है कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में, हार कपकपाती ठंड में जो है बहुत जरूरी हो तभी अपने घरों से निकलें और निकलें तो जो ठंड से बचने के उपाय हैं, गर्म कपड़े या दूसरे जो उपाय हैं वो कर करके निकले और समय समय पे अपने हाथ को गर्म करते रहें ताकि मौसम के बदले मिजाज से आपको राहत मिलती रहे, ठंड के चपेट में आप ना आए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना ने लोगों से रोजी रोजगार छीना तो युवा किसानों ने खेती को ही अपना रोजगार बनाया। रांची के नगरी में युवा किसान 700 एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं। FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाकर किसान संगठित हो रहे हैं। अभी करीब 400 किसान इससे जुड़े हैं। 2 साल से कम अवधि में इनका टर्नओवर 1 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गया है। इन किसानों ने वैज्ञानिक विधि से खेती करके दूसरे किसानों को प्रेरणा दी है। किसानों से बात की हमारे सहयोगी कोमल बहल ने। कारण कई लोग बेरोजगार हो गए, व्यापार में घाटा लगा तो व्यापार बंद करना पड़ा। ऐसे में जब दूसरी कोई राह नहीं दिखी तो एकमात्र साधन खेती दिखा। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं नगरी में। यहाँ के ये जो किसान आपको नजर आ रहे हैं ये FPO नामक इन्होंने एक स्टार्टअप तैयार किया है और स्टार्टअप के जरिए अभी तक इन लोगों ने 1 करोड़ 30 लाख का टर्नओवर इन्हें हुआ है। आखिर कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत की, क्या कुछ वजह रही, इसे लेकर के हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप हमें बताइए कि FPO की शुरुआत कैसे हुई? FPO का शुरुआत पहले तो हम लोग कोविड जो चल रहा था 2020 में, उस बार हम लोग का कुछ साधन नहीं दिख रहा था, कैसे काम करें, क्या करें, नहीं करें। तो हम लोग एक विचार दोस्तों के बीच में करने लगे, कुछ हम लोग को कुछ काम करना है, ऐसा काम करना है कि हम लोग को कुछ अच्छा आमदनी हो। तो हम लोग हम योजना के लिए, सरकार से कुछ योजना के लिए हम लोग इधर उधर भटक रहे थे। तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोग चल गए पंडरा, जो अभिषेक सर है ना, उसी के पास। तो जो केंद्र से जो FPO के बारे में चर्चा चला कि एक FPO बना के तुम लोग काम करो, उसमें सरकार का भी कुछ योजना है जो आप लोग को लाभ मिलते रहे, करके वो चीज बताएं। वही समय से हम लोग कितने लोग जुड़े हैं? अभी तो हम लोग
शुरुआत में 10 ही जुड़े हुए थे। अब हम लोग के साथ में किसान करीबन 400 से 500 किसान जुड़ गए। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं, अधिकतर हम देखते हैं कि जो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो वो जॉब के ओर जो है जॉब करना चाहते हैं, जॉब की तरफ उनकी दिलचस्पी होती है। लेकिन ये कपड़े के कारोबारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने अपने कपड़े का कारोबार छोड़ दिया है और खेती का रुख किया है। क्या वजह रही? जी, जब कोविड आया तो उस समय हम लोग बहुत परेशान थे, हम लोग का कारोबार बंद हो गया था। तब उस बीच में एफपीओ के बारे में जानकारी मिला, जिसका ने नीतू केसरी जी उनके डायरेक्टर और उनके गणेश पाहन जी लोग सब मिलकर हम लोग को बताया कि एफपीओ में जुड़ जाइए। जुड़े तो जुड़ने के बाद खेती बाड़ी करने लगे। तो मतलब खेती बाड़ी ज्यादा पसंद आ रही है या कपड़े का कारोबार? अब तो हमको खेती बाड़ी अच्छे लग रहा है। कुछ मजदूर भी है, चूंकि हमने देखा था कि कोरोना के समय में जो बाहर के जो मजदूर थे वो अपने प्रदेश का रुख कर रहे थे, अपने राज्य में वापस आ रहे थे। आप भी ऐसे ही वापस आए और एफपीओ से जुड़े? उसमें 10 हम लोग आदमी सब मिले एफपीओ में। हाँ। और जुड़ के काम स्टार्ट किए और इस काम से हम लोग खेती बाड़ी जो भी कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि युवा जो है, जो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये मानना होता है कि खेती में ज्यादा मुनाफा नहीं है तो बड़े शहरों का रुख करते हैं जॉब के लिए। लेकिन इन किसानों ने परंपरागत तरीके को छोड़ करके जब से आधुनिक खेती की शुरुआत की है तो तस्वीरें जो है बदल गई है, मुनाफा भी बढ़ा है और इनके चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 नगड़ी। डीवीसी और झारखंड सरकार के बीच बकाया बिजली बिल के झगड़े के चक्कर में घंटों बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। रामगढ़ के लोगों में बिजली कटौती को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। उनका कहना है कि 15 से 16 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे उनका आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छोटे उद्योग और कल कारखाने बंद हो रहे हैं और रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। प्रतिदिन बिजली का कटौती किया जा रहा है, जिसमें शहर तो छोड़ दीजिए, ग्रामीण लोग भी इससे त्रस्त हैं। न तो पानी का ये हो पा रहा है, न भी मोबाइल का भी ये हो रहा है। अभी का समस्या हम लोग का कि हम लोग ढिबरी युग से बिजली युग में ज़रूर आए, लेकिन अभी का परिस्थिति देखते हुए हमको लगता है कि फिर हम लोग ढिबरी के युग में जा रहे हैं। देखिए, बिजली की तो इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है, खास करके रामगढ़ जिला में, कि 15 से 16 घंटा बिजली काटा जा रहा है। झारखंड सरकार और डीवीसी के चक्कर में आम जनता यहाँ पर पिसा रही है और इनको अपना नुकसान करना पड़ रहा है। स्थिति ये हो गई है कि अभी आप जानते हैं कि सभी बच्चों का अभी आने वाले दिनों में बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला, सभी बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पा रहा है। बिजली कटौती से बहुत परेशानी है। जैसे पढ़ लिख के तो नौकरी नहीं मिला सर, इसी तरह मान लीजिए छोटा मोटा धंधा खोले हैं, लेकिन बिजली जो है बहुत ज़्यादा कटता है। दिन भर में हमको लगता है कि हम लोग को मात्र 1 से 1.5 घंटा बिजली मिल रहा है। पटना वासियों को बहुत जल्द लोहिया चक्र सेतु की सौगात मिलने जा रही है। ये ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, इस पर वाहनों का आवागमन भी शुरू है, लेकिन अभी इस 3 स्तरीय ब्रिज का आधिकारिक रूप से उद्घाटन नहीं हुआ है। राजधानी की लाइफलाइन बेली रोड पर ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए लोगों को एक और सौगात मिलने जा रही है। बहुत जल्द लोहिया चक्र सेतु का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। वैसे तो इस पुल को जून में बनकर तैयार होना था, लेकिन ये जनवरी में ही बनकर तैयार है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये लोहिया चक्रपथ है जो पूरी तरह बन करके तैयार है और यहाँ से काफी कम स्पेस में ये जो है ये पुल बना है। 3 लेयर का ये पुल है। कह सकते हैं कि ये बिहार में अपना पहला ऐसा पुल है जहाँ पे ऊपरी तल भी है, समतल है और अंडरपास, ये तीनों इस ब्रिज में है जो अलग अलग रास्तों को ले जाती है। 100 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल पटना ही नहीं बल्कि बिहार का पहला त्रिस्तरीय पुल है, जो काफी कम स्पेस में बनाया गया है, जिसमें एक ऊपरी तल है, एक समतल सड़क है और एक अंडरपास है। पहला देख सकते हैं कि ये नेहरू पथ, विश्वेश्वरैया भवन और पटना उच्च न्यायालय जाने के लिए ये इस अंडरपास का इस्तेमाल वाहन चालक कर सकते हैं। दूसरी तरफ उस तरफ जो देख रही हैं ऊपरी पुल, वो बेली रोड यानी कि बीपीएससी से जो वाहन मुख्यमंत्री आवास या यूं कहें कि जो इस तरफ आने वाली वाहनें हैं, पटना जू हो, राजभवन हो या फिर जो हार्डिंग रोड हो,
सर्पेंटाइन रोड हो, सर्कुलर रोड हो, इस तरफ आने वाली जो वाहनें होंगी वो उस ऊपरी पुल से आएगी। और उसके बाद जो तीसरा पुल है, जो समतल भी है और ऊपरी पुल भी है, जो बेली रोड आने और जाने के लिए बनाया गया है, तो ये अनोखा पुल कह सकते हैं। अपने आप में ये बिहार का पहला पुल है जो इस तरह से बनकर के तैयार है और इसका उद्घाटन काफी जल्द होने वाला है। पटना में जाम की समस्या आम बात है, जिससे निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में ओवरब्रिज का जाल बिछवा दिया है। लोहिया चक्रपथ सेतु के बन जाने से लोगों को और भी सहूलियत मिलेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।